12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल फिराक गोरखपुरी की एक प्रतिनिधि रचना है। फिराक गोरखपुरी ज्ञानपीठ पुरस्कार से अपनी काव्य कृति गुले नगमा के लिए सम्मानित किए गए थे। गजल उर्दू कविता की शायरी की एक प्रमुख विधा है, फॉर्म, प्रारूप है। गजल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेमी प्रेमिका की रस भरी बातें। तो सबसे पहले हम इस गजल के गठन और स्वरूप पर बात करेंगे। 10 शेरों में यह गजल कही गई है और एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। एक एक पंक्ति को मिसरा कहते हैं, तो 2 मिसरों से एक गजल बनती है। इस गजल का सबसे पहला शेर, जिसे हम मतले का शेर कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतले का ही शेर कहा जाता है। तो उसका वाचन इस प्रकार है, नौ रस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। गुलशन का अर्थ बाग होता है। तो बाग में नए रस से भरी हुई कलियां फूल बनने के क्रम में हैं, उनका विकास हो रहा है। उनके नाजुक पंखड़ियां, जो नीचे पंखुड़ियां गिरह में अनुबद्ध होती हैं, तो धीरे धीरे पंखड़ियां खुलती जाती हैं और तब कोई कली फूल बनती है। तो बगीचे में नई नई कलियां प्रस्फुटित होने के क्रम में है। अब कवि कह रहा है कि ये पर तोल रही है किसकी तरह, जैसे कोई चिड़िया का बच्चा उड़ने के लिए प्रारंभ में अपने पंख फरफरा करके अपने को तौल रहा होता है कि उड़ सकता है कि नहीं। तो ये अपने पंखों को खोल रही हैं कलियां, मतलब ये जो पंखुड़ियां हैं वो उनके पंख के सदृश हैं। तो इस तरह से वो एक एक करके उसकी पंखड़ी, नाजुक पंखड़ी, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मेरे ने बड़ा सुंदर एक शेर कहा, उनकी गजल में है। तो यहाँ पर शायर यह बतलाता है कि फूल में 2 विशेषताएं होती हैं, रंग और सुगंध, रंगोबू। ये रंगोबू इस गुलशन से उड़कर बाहर भी, गुलशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बाहर भी इसका विकास होना चाहता है, बाहर भी ये फैलने को है। यहीं पर इस कविता की प्रतीकात्मकता छिपी हुई है। शायर ये बतला रहा है, संकेत है, सूक्ष्म संकेत है कि कोई नई नई अभी किशोरी नए रस से भरी हुई अपने सौंदर्य से, अपनी सुगंध से पूरे आसपास के मोहल्ले को, क्षेत्र को आकर्षित कर रही है। उसका सौंदर्य चर्चा का विषय बन गया है और शायर ऐसा मानता है कि और जब यह पूर्णतः प्रस्फुटित हो जाएगी तो इसके सौंदर्य की चर्चा और चारों ओर होने लगेगी। यही इसकी प्रतीकात्मकता है। दूसरे शेर में शायर आकाश की बात करता है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, रात्रि का वातावरण है और वो आंखें झपका रहे हैं तारे, मतलब उनका मानवीकरण किया गया है। आंखों का झपकाना, ये मानवीकरण है। मनुष्य आंखें झपकाता है और सारा वातावरण बिल्कुल शांत है, चारों ओर रात्रि में शांति फैली हुई है। तो इसी
शांति की बात करता है दूसरे शेर में। क्या है कि गर्दू पर सितारे यानी आकाश में वो टिमटिमा रहे हैं और ये भी अपने आप में एक सौंदर्य है। तो उस सौंदर्य की भी चर्चा इस शेर में, दूसरे शेर में कवि ने बड़ी बारीकी से करने का प्रयत्न किया है। कवि की निगाह एक बार धरती पर और एक ही उड़ान में आकाश में पहुंच जाती है। यही कविता की विशेषता हुआ करती है और इसी के लिए कविता प्रसिद्ध भी होती है। तो यही कवि का कहना है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो शब में यारो या यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले। तो सन्नाटे भी बोलते हैं। स्पीच इज ग्रेट बट साइलेंस गोल्डन। तो रात्रि में मौनं चैवास्मि गुह्यानाम, मौन हमें अंतर्मुखी करता है। रात्रि में जब चारों ओर स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न जान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझको देता मौन। पंत की प्रसिद्ध कविता है मौन निमंत्रण कह कि ये छंद है। तो रात्रि में हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमें अपनी धड़कन भी सुनाई देने लगती है और इससे हम बहुत कुछ ध्यान ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं। तो रात्रि की ओर कवि ने इसमें संकेत किया है। तीसरे शेर में कवि ने फिर अपने किस्मत की बात की है। ये किस्मत की बात यहाँ क्यों है, पहले शेर सुनिए। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले है। किस्मत का रोना क्यों है? हम कवि अपने बारे में कहता है हम किस्मत को रोते हैं या किस्मत हमारे ऊपर रोती है। गालिब के शेर की भी एक पंक्ति मुझे स्मरण हो आती है, ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता। उर्दू शायरी की ये विशेषता है। उर्दू शायरी में फारसी शायरी का भी प्रभाव है। गजल तो फारसी से ही प्रारंभ हुई, उससे पहले अरबी में भी बात की जाती है कि गजल, तो अधिकतर फारसी से ये विधा आई है उर्दू में। तो इस क्रम में वहां पर ये किस्मत का रोना भी दिखाई पड़ता है। जैसे हमने गालिब की पंक्ति उद्धृत की, वो उनकी एक प्रसिद्ध गजल की पंक्ति है। तो शायर कहता है जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होता, प्रयत्न तो करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। अधिकतर व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है और तब प्रयत्न करने पर भी जब सफलता नहीं मिलती तो हम भाग्य का रोना रोते हैं कि हमारी किस्मत ही फूटी थी। लेकिन दूसरी ओर किस्मत भी शायद ये सोचती है कि इस व्यक्ति ने ठीक से प्रयत्न नहीं किया, ठीक से प्रयत्न किया होता तो ये सफल होता। धीरे धीरे इस शेर में और इसके बाद आप देखिएगा जैसे कली की पंखुड़ी धीरे धीरे प्रस्फुटित होती है, उसी तरह इस गजल में भी एक एक पंखुड़ी खुल रही है बड़ी बारीकी से। तो शायर कहता है कि हमारी ये किस्मत ही नहीं थी, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिली। किस कार्य में सफलता नहीं मिली, ये आगे बात पूरी तरह खुलेगी। ये प्रेम की ओर ही संकेत है। कवि को पूरा प्रेम प्राप्त नहीं, जिसको वो चाहता है, शायद एक पक्षीय प्रेम है कवि का, तो वो युवती कवि को चाहती है या नहीं, उसे इसका पता है या नहीं। तो इस ओर भी संकेत है कि कवि की किस्मत ही फूटी है। वो किस्मत को दोष देता है कि हमारी किस्मत ही शायद ऐसी नहीं थी कि हम पा सकते, सफल हो पाते किस क्षेत्र में। तो संकेत प्रेम के क्षेत्र की ओर ही है। चौथे शेर में देखिए थोड़ी सी पंखुड़ी और खुली है। इस गजल की यही विशेषता, एक एक पंखुड़ी कवि खोल रहा है और धीरे धीरे देखिएगा पांचवें छठे शेर में सातवें में आते आते इस शायरी का जो केंद्रीय भाव है
इस गजल का वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। गजल की विशेषता ये है कि इसके प्रत्येक शेर की अपनी स्वतंत्रता होती है, वो अपने आप में मुकम्मल होता है और पूरी गजल में वो एक तरह से अनुबद्ध भी होता है, अंतर्गुम्फित भी होता है। तो इस रूप में भी हमें देखना चाहिए। पहला शेर जो हमने देखा था, नौ रस गुंचे पंखुड़ियों की, वो गजल का पहला शेर है। गजल के पहले शेर को मतला का शेर कहा जाता है। तो अब हम इस चौथे शेर को देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि को कौन बदनाम करता है? कवि को पता है कुछ लोग उसकी बदनामी करते हैं, मतलब उसकी बुराई करते हैं चारों ओर, विशेषकर उसे जिसे कवि चाहता, शायर चाहता है, उस नायिका पर, युवती पर अन्य भी रसिक जन सम्मोहित है, मुग्ध है। अब वो रसिक जन क्या है, क्या चाहते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि शायर इस कहीं न कहीं शायर के प्रति प्रेम हो, इसलिए उसका प्रेम विकसित न हो पाए शायर के प्रति, इसलिए उसके सामने ये रसिक, रसलोलुप भौरे यानी व्यक्ति समाज के शायर की बदनामी करते हैं, उसे गालियां देते हैं और कुछ कुछ क्या खा के वो मोहब्बत करेगा फटेहाल, ऐसा वैसा, ताकि वो युवती उसके प्रेम से विमुख हो जाए, उसमें शायर के प्रति प्रेम पनपे ही नहीं। तो इसीलिए जो मुझको बदनाम करे है, उधर ही संकेत है। और एक और देखिए कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं, लेकिन जिसकी बुराई की जाती है वो उनके बारे में सुनकर भी, जानकर भी कुछ कहता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देता। शायर ये कहता है कि जो प्रतिक्रिया नहीं देता वो व्यक्ति अपने आप में सम्मानित होता है और ये उसका स्वभाव है, अच्छी बात है। तो सोचने की ये बात है कि एक और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की बदनामी करते रहते हैं, और एक और वो व्यक्ति है जिसकी बदनामी की जाती है लेकिन वो कुछ कहता नहीं, सुन लेता है, सह लेता है। तो इसमें किसका पर्दा खुल रहा है, किसका पर्दा उठ रहा है? गाली देने वाले का उठ रहा है, बुरे व्यक्ति का पर्दा उठ रहा है। यही संकेत है कि वो अपना पर्दा खोल रहे हैं या हमारा पर्दा खोल रहे हैं। अर्थ यह कि वैसे लोग अपना ही पर्दा खोल रहे हैं, मतलब वो बुरे लोग हैं। और ऐसा लगता भी है कि ये गजल जैसे शायरों की महफिल में सुनाई जा रही हो, वहां भी वो युवती भी है, शायरा हो सकती है, वो उपस्थित है, उसको भी संबोधित करता है, सांकेतिक रूप से कवि बतलाता है। पांचवा शेर देखिए, और ये शेर बहुत कुछ स्पष्ट करता है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती होश व हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि वो रसिक जन जो उस युवती के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, कभी उपहार दे करके, कभी उसकी प्रशंसा करके, उसके हुस्नो जमाल से अभिभूत, लेकिन ऐसे लोग वाकई सौदाई हैं। इसीलिए कहा कि तेरा सौदा करने वाले, सावधान, उस युवती की ओर संकेत करते हुए शायर कह रहा है, ये सौदाई है जो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। ये प्रेम के दीवाने लोग नहीं हैं, सौदाई हैं। जब तक चाहा दिल से खेला, जो पहले की गीत की पंक्ति भी है। तो एक के बाद एक रस लोलुप भ्रमर, एक का रसपान करके फिर दूसरे का सौदा करते हैं, उसे फंसाते हैं। लेकिन शायर कह रहा है कि मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में, बिल्कुल बदरुस्त, ठीक ठाक, मेरा दिमाग गड़बड़ाया नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और होशो हवास में प्रेम की कीमत अदा कर रहा हूँ। कहा भी गया है कुछ पाने के लिए हमें खोना पड़ता है। एक ओर तो कवि का प्रेम एक पक्षीय है, और कवि भी शायद सोचता है उसके मन में हमारे प्रति प्रेम है या नहीं, लेकिन ये भी कह रहा है कि मैं इस प्रेम